नमस्कार, मैं हूं प्रदीप डबास। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सियासत दिस वीक। इस कार्यक्रम में हम हफ्ते भर में हुई सियासी गतिविधियों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूबे की सियासत का मिजाज क्या चल रहा है। हम बताने की कोशिश करेंगे कि राजनीति के भीतर की हवा किस ओर बह रही है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने जैसे ही बीते हफ्ते में कुछ तेजी पकड़ी, सियासत अपने आप उबाल पर आ गई। आंदोलनकारियों ने जुलाई में 2 दिन ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली में घुसने की बात कही, तो उधर सत्ता में बैठी बीजेपी जेजेपी ने आंदोलनकारी नेताओं की राजनीतिक इरादों पर सवाल उठा दिए। शनिवार को चंडीगढ़ का यही माहौल था और जून के इस महीने में इस माहौल ने सूबे की राजनीति की गर्मी को दोगुना कर दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया और पंचकुला से राजभवन की तरफ मार्च कर ज्ञापन सौंपा। उधर सरकार की नजर में यह आंदोलन अब पूरी तरह सियासी रूप ले चुका है। सरकार का कहना है कि फिलहाल में आंदोलनकारियों की ओर से की जा रही गतिविधियों को कम से कम आंदोलन का नाम तो नहीं दिया जा सकता। अगर एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि अब जो गतिविधि चल रही है ये अब आंदोलन की गतिविधि नहीं है। अब तो ये राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ चुकी। कांग्रेस हो और अन्य दल हो, आज उनको मौका मिला हुआ है कि किसानों की आड़ लेकर व्यवस्था बिगाड़े, डेवलपमेंट प्रोसेस को रोके। और हमारी सरकार का एक उद्देश्य है और हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्क्स नहीं रुकेंगे। उधर बीजेपी आंदोलन की मंशा को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन किसान जथेबंदियां बीजेपी का विरोध करेंगे, हम जेजेपी का विरोध करेंगे, हम आपकी मीटिंग में तो झंडे लेके आएंगे। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि आप अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहेंगे, लोग तय करेंगे कि किसकी बात ठीक है। हमने देखा कि घटना हो गई जो है 26 जनवरी की, और उन्होंने कहा कि हमारे लोग नहीं हैं। बाद में उनको छुड़ाने के चक्कर में भी चल पड़े, है ना। कभी हमारे हैं कभी हमारे नहीं है। वहाँ रेप हो गए, वहाँ एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। तो ये सारी चीजें किसी भी कैडर का जब कोई आंदोलन होता है तो उसकी साख को कम करती है। दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने 26 जून को काला दिवस बताया। इस दिन देश में 46 साल पहले आपातकाल लगाया गया था। उनका कहना है कि आज भी देश में ऐसे ही हालात हो गए हैं। आज का दिन जो है वो इस देश के लिए काला अध्याय है। इसी 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, बिना किसी कारण के लगाई थी, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कांग्रेस को कि सन 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। सरकार ने भी किसान को ये 3 काले कानून बना करके आंदोलन करने पे मजबूर कर रखा है। भाजपा के लिए भी ये कफन का कील होगी। सियासत दिस वीक में मुद्दे की बात की जाती है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस शुरू में इस आंदोलन का समर्थन कर रही थी, लेकिन शनिवार को पार्टी की ओर से आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी या ज्ञापन सौंपने को लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। इसकी वजह यह है कि आंदोलनकारियों ने अपने विरोध प्रदर्शन के लिए 26 जून का दिन तय किया तो कांग्रेस के कान खड़े हो गए।
मानो आंदोलनकारियों का समर्थन करना उसके लिए गले की फांस बन गया हो। फिर क्या था? कांग्रेस की ओर से सिर्फ इतना ही बयान आया कि आंदोलन का समर्थन तो पार्टी करेगी, लेकिन आंदोलन के नेता राजनीति से बाज आए। वैसे भाजपा जजपा गठबंधन ने चंडीगढ़ में हुई संयुक्त विधायक दल की बैठक में भी अब हरियाणा में आंदोलन के बावजूद फील्ड में उतरने को लेकर बनाई अपनी खास रणनीति पर चर्चा की है। दूसरी ओर आंदोलनकारी नेताओं की ओर से धारा 370 का जिक्र करना और चुनावी रणनीति की बात करने के बाद बीजेपी जेजेपी को काफी कुछ समझ में आ गया है। मतलब आंदोलन में थोड़ा थोड़ा सियासी रंग खुलता देख दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने मानो आंदोलनकारियों को राजनीति के अखाड़े में चुनौती देते हुए कह दिया कि आज देखे जरा इसमें कितना है दम। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरकार एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। यहाँ सत्ता के साथी सीधे तौर पर कुछ ना कहे तो भी इशारों में इतना कह देते हैं कि उनके कई मायने निकाले जा सकते हैं। मंच पर मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। सामने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी समेत सरकार को समर्थन दे रहे सभी निर्दलीय विधायक भी विराजमान हैं। यह एक बेहतरीन दृश्य है। सभी विधायकों और मंत्रियों ने प्रदेश को आगे ले जाने और लोगों के लिए किए जाने वाले कामों को लेकर अपने सुझाव दिए। 2 ऐप भी बताए गए जिनसे लोगों को सरकार तक पहुंचने में बेहद आसानी रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लोगों की आसानी बनाए रखने और दिक्कतों को दूर रखने को लेकर तमाम सुझाव के बीच एक सलाह भी दी गई। यह सलाह एक कमेटी बनाए जाने को लेकर दी गई बताई जा रही है। यह राय दी गई है कि क्यों ना एक कमेटी बना ली जाए जिससे जिला स्तर पर भाजपा और जजपा या निर्दलीय विधायकों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा सके। इन विधायकों के बीच किसी तरह की कोई दुविधा या मनमुटाव देखने को मिले तो उसे तुरंत सुलझा लिया जाए। जी, विधायकों के बीच दुविधा या मनमुटाव मसला तो है, लेकिन सुझाव बेहद अच्छा है। यह तो सियासत का खेल है। आप भी जानते हैं कि राजनीति में जो बात कही जाती है उसके मायने कहने और समझने में कितना बड़ा अंतर हो सकता है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यह अपने आप में ही काफी कुछ समेटे हुए है। इसमें एक अपील है, इसमें एक इशारा भी समझा जा सकता है। इशारों में बताया गया कि जेजेपी विधायकों की भी सुनी जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साझेदार जेजेपी विधायकों की पूछ हो ही नहीं रही है। वैसे यह भीतर की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब बाहर आ गई है तो चर्चा तो निश्चित तौर पर होनी ही है। डिप्टी सीएम का पद तो जेजेपी के पास है, लेकिन विधायकों को दूसरे कामों के लिए भाजपा के मंत्रियों से तालमेल बैठाना पड़ता है। ऐसे में अगर सुनवाई ना हो तो उस स्थिति को क्या कहा जा सकता है? पीड़ा। हालांकि एक अन्य निर्दलीय विधायक की ओर से भी सुझाव रखा गया। उनका कहना था कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और शिकायतों का अगर तुरंत निपटारा नहीं किया जाता है तो अधिकारी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस सुझाव में भी कहीं ना कहीं इशारे में बता दिया गया कि अफसर विधायकों की कितनी सुन रहे हैं।
बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी अधिकारियों की ओर से सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी के विधायकों से सांसद और मंत्री तक ने शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त फर्क था। तब बीजेपी अकेले सत्ता में थी। आज स्थिति अलग है। आज सहयोगी कह रहे हैं कि चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। टीवी कहते हैं कि अगर तजुर्बा है तो सियासत की बिसात पर आप कितने वक्त बाद भी बैठो तो सामने वाले को बाजी संभाले रखने के लिए अपनी गोटियां नए सिरे से बैठानी ही पड़ती है। इनेलो प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में जेल से छूट चुके हैं। इलाहाबाद उपचुनाव सिर पर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर अपने समीकरण दोबारा से बैठाने शुरू कर दिए हैं। के चुनाव में जिला परिषद का जो चुनाव होगा उसके अंदर हम अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। सोनीपत में अभय सिंह चौटाला ने जब ये घोषणा की तो साफ समझ आ रहा था कि पार्टी वर्कर के मनोबल को बनाए रखने के लिए इस तरह की आक्रमणता अब लगातार जारी रहेगी, क्योंकि यही आक्रमणता पहचान है ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति की। अब वे जेल से बाहर आ गए हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी में एक बार फिर से जान फूंकने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ता भी उत्साह में दिख रहा है। इलाहाबाद उपचुनाव भी सिर पर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की ओर से यह उम्मीद भी लगाई जा रही है कि शायद चुनाव आयोग की ओर से ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर चुनाव को लेकर लगी बंदिशें हट जाएं। सियासत के खिलाड़ी इसे अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा होता है तो फिर फील्डिंग और मजबूती के साथ लगानी होगी। शायद इसीलिए ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से प्रदेश की राजनीति पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ने की बात से इनकार किया जा रहा है। चौटाला जी पूर्व में भी सजा होने के बाद अलग अलग समय पर चुनाव के दौर में पैरोल पर बाहर आते रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी किया, विधानसभा में चुनाव में भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक असर आईएनएलडी पार्टी की तरफ से अगर हम कोई सकारात्मक अगर वो सोच रहे होंगे तो इसका होने वाला नहीं है। वैसे बड़ौदा उपचुनाव हारने के बाद इलाहाबाद उपचुनाव में सिरसा फैक्टर की वजह से साझेदार जननायक जनता पार्टी पर गठबंधन के उम्मीदवार के बेहतर प्रदर्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही दबाव रह सकता है। यह चुनाव गठबंधन की मजबूती को लेकर भी कसौटी का काम करेगा। यह तो कहा ही जा सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद गठबंधन के लिए परीक्षा कुछ और कैडी होने वाली है। तो खुशी की बात है कि जो एक साजिश उनके विरुद्ध रची गई है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के विरुद्ध रची गई, डॉक्टर अजय सिंह जी इंटर्म बेल पे उनसे ज़्यादा रहे, उनका टेन्योर थोड़ा और बचा है। मगर अगर एक्विटल उसका सेंटेंस पूरा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि एक बारी बारी जो टेंशन रहती थी वो समाप्त हुई। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने से लेकर अब तक सूबे की राजनीति काफी हद तक बदल चुकी है। लगभग हर पार्टी के समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में राजनीति के नए गुणा, भाग, जोड़ और घटा के खेल में चौटाला कितना असर डाल पाएंगे, यह भी इलाहाबाद उपचुनाव ही बताएगा। इन सब के बावजूद ओपी चौटाला के रिहा होने के बाद जिस तरह पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ वर्कर मीटिंग की जा रही है, मानो पार्टी नेता कार्यकर्ता से कह रहा है, जीत ही लेंगे बाजी हम तो, साथ ये तेरा छूटे ना।
जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सूबे की पुलिस को जल्द ही अपना नया मुखिया मिल सकता है, यानी प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति जल्द ही हो सकती है। नए डीजीपी की नियुक्ति की चर्चा सियासत दिस वीक में इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि मौजूदा डीजीपी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। जी हां, डीजीपी मनोज यादव के कार्यकाल पर कई बार सियासी तीर चले हैं। यह ट्वीट हरियाणा के पुलिस प्रमुख मनोज यादव का है। इसी के जरिए डीजीपी यादव ने सरकार समेत सभी को बताया था कि वे वापस दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं। आप भी कहेंगे ऐसा क्या हो गया? क्या वजह रही होगी कि डीजीपी साहब ट्वीट के जरिए भी ऐसी बातें सार्वजनिक कर रहे हैं जिन्हें माना जाता है कि सिर्फ विभाग की टेबल या फाइल और अर्जियों के जरिए होना चाहिए था। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर डीजीपी मनोज यादव ने इच्छा जताई है तो जो प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद वे दिल्ली लौट सकते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी इच्छा जताई है, उन्होंने एक पत्र लिखा है, इस बात ठीक है। और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने पत्र लिखा है और अपनी इच्छा जताई है तो निश्चित रूप से वो अपनी योजना से भी जाना चाहेंगे, तो हम उस पर विचार करेंगे। और विचार करके अगर उनके जाने का फाइनल होता है तो फिर हम उसकी अगली जो कार्रवाई है वो शुरू करेंगे। एक पैनल जो अगले डीजी को तय करने के लिए दिया जाता है, पैनल भेजा जाएगा। यूपीएससी उस पैनल में से हमको वापस 3 नाम भेजेंगे और फिर नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। एक सामान्य प्रोसेस जो रहती है उसको हम करेंगे। सामान्य ही है सर, पीछे जो 20 साल का जो विवाद था। नहीं, सामान्य है, क्योंकि उनका अपना नहीं। देखिए, अब वो बात कोई एक तरफ से नहीं होती है, ये सब मिलकर के सरकार का जो फैसला होता है और जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी भी अपनी योजना इच्छा होती है और सरकार की योजना इच्छा होती है। सब मिलकर के काम करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ वक्त पहले तक डीजीपी मनोज यादव हरियाणा में ही काम करना चाहते थे। उनका जो 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था उसे भी बढ़वा रहे थे। ऐसे में करीब 3 महीने बाद उनका प्रदेश के पुलिस प्रमुख पद से मोह भंग हो गया और वे दिल्ली जाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। डीजीपी साहब अब दिल्ली जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ यह भी याद रखना बेहद जरूरी है कि इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज डीजीपी को बदलने की जिद पर अड़े थे। इतना ही नहीं, विज ने डीजीपी को हटाने की अपील करते हुए जो चिट्ठी लिखी थी उसमें यह तक कहा था कि डीजीपी इनकम्पिटेंट अधिकारी हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि इस सियासी उठापटक के दौरान डीजीपी को सूबे की सत्ता के शीर्ष का पूरा साथ मिल रहा था और यही वजह थी कि 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अगले आदेश जारी होने तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। इसी दौरान इस मसले को लेकर सियासी पारा भी इतना बढ़ा था कि सत्ता में बैठे शीर्ष नेताओं के बीच की बयानबाजी विपक्ष के लिए मुद्दा बनती रही। विपक्ष ने विज की चिट्ठियों के सहारे सरकार पर कई तीर छोड़े थे। समय का चक्र देखिए, डीजीपी साहब अब दिल्ली जाने की जल्दबाजी में हैं, लेकिन पहले उनको हटाने की जिद पर अड़े प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अब सीएम साहब को बोल रहे हैं कि जब तक नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं होती, मौजूदा डीजीपी को रिलीव ना किया जाए। समझ रहे हैं ना आप? बहरहाल इस मामले में सरकार क्या फैसला लेती है और सूबे का अगला पुलिस प्रमुख कौन होगा, यह आने वाला वक्त साफ करेगा। लेकिन मौजूदा डीजीपी का कार्यकाल, एक्सटेंशन और उनकी केंद्र में जाने की इच्छा सियासत से भरी रही है। लेकिन अब तो मनोज यादव साहब कह रहे होंगे कि छोड़ आए हम वो
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सियासत दिस वीक के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे प्रदेश की तमाम सियासी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रदीप डबास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।